वेलकम टू आवर चैनल ई इजी मैथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछा जाता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस साल भी पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। आप जानते हो कि पेपर के कई सेट बनते हैं। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि करीब करीब सभी सेट में ये क्वेश्चन रखा जाता है। तो बोर्ड का एग्ज़ाम करीब आने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेबस पूरा हो गया होगा और इस वक्त आप कंसंट्रेट होकर के अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे। हर स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि बोर्ड में उसकी अच्छी परसेंटेज आए। तो कुछ बच्चे कमज़ोर होते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही तेज़ होते हैं। तो जो बच्चे कमज़ोर हैं, मेहनत नहीं कर पाए हैं, उनको पास करने की चिंता रहती है। और जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छी तैयारी कराते हैं, उनको इस बात की चिंता रहती है कि अच्छे मार्क्स यानी 90%, 99%, 100% कैसे लाए जाए। तो दोनों कैटेगरी के बच्चों के लिए आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, चूँकि पूरा एनालिसिस मैंने किया है, कई सालों का पेपर मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो कि अभी आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। तो ये हर साल पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप तैयार कर डालिए। और बहुत आसान है, सिर्फ टाइम टेकिंग है, यानी इसमें समय ज़्यादा लगता है। छोटे छोटे कैलकुलेशन है, गुणा भाग आपका सही होना चाहिए और बाकी कोई लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पर आधारित है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। और उसके बाद नीचे जो है ये समीकरण, चूंकि समीकरण निकाय कहते किसे कहते हैं, समीकरण के ग्रुप को, सिस्टम को समीकरण निकाय कहते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर राशि में रैखिक समीकरण। तो 3 समीकरण है, इसलिए इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं, यानी समीकरणों के निकाय कहते हैं, रैखिक समीकरण निकाय कहते हैं। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया है। ये क्वेश्चन आप देखिए 2015 में पूछा गया, 16 में, 17 में, 18, 19, 20 में एक 2 सेट में पेपर सेट हुआ है। यही क्वेश्चन, पेपर कई बनते हैं तो 2 पेपर में यही क्वेश्चन रखा गया है। 2022 में पूछा गया है और 2 पेपर में सेट, FG और FJ कोड नंबर है पेपर का। 2023 में पेपर के 3 सेट में रखा गया है। अब अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स चैप्टर की। आप देखिए, ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है, यानी 22 में ये भी पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, ये भी 22-23 में पूछा गया है, ये भी 22-23 में पूछा गया है, ये 20 और 23 में पूछा गया है, ये 22 में पूछा गया है, ये भी देखिए 20 और 22 में पूछा गया है। और दो पेपर, 3 पेपर में सेट एक क्वेश्चन रखा गया है। ये आप देखिए 2008, 9, 14, 15, 16, ये क्वेश्चन 7, 8, 11, 14, 15, 16। ये क्वेश्चन देखिए 2006, 7, 9, 14, 16, 18। ये क्वेश्चन देखिए 2009, 14, 19, 20। इस तरह से आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो, इस नतीजे पहुंच सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने इसको तैयार कर लिया तो 8 नंबर का एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। ठीक, तो मैं शुरू करता हूँ इसका सलूशन। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि सलूशन करने में आसानी हो। थ्री एक्स माइनस 2y
प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ी ना हो। 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। इसका सोल्यूशन मैं करने वाला हूँ। अगर एक आप समझ जाओगे, एक का सोल्यूशन समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आप कर सकते हो। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सबको आप एक बार, दो बार, तीन बार लगा डालो ताकि आप का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। 8 नंबर ये रखा हुआ है पेपर में। और इसी तरह की वीडियो में जो आने की संभावना पूरी पेपर में है, मैं और इसके बाद वीडियो बनाऊंगा कुछ अलग टॉपिक पर, अलग चैप्टर से। चलिए लिखते हैं। लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय को अवयव रूप क्या है, यानी मैट्रिक्स फॉर्म AX इज इक्वल टू B, इसी को मैट्रिक्स इक्वेशन कहते हैं, अवयव समीकरण भी कहते हैं, के रूप में लिखने पर, AX इज इक्वल टू B। तो A क्या चीज है, ये हमारा एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट से बनी मैट्रिक्स है। या ए की जगह पर क्या लिखेंगे, 3, 2, 4, फिर -2, y का कोएफिशिएंट 1 है, 1, -3, z का कोएफिशिएंट 3, फिर -1, फिर 2। ये x के कोएफिशिएंट हैं, ये y के कोएफिशिएंट हैं, और ये जो है z के कोएफिशिएंट हैं। AX, अब x क्या चीज़ है, x, y, z इज इक्वल टू B। B क्या है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। ये कांस्टेंट अंकों की जो है 8, 1, 4 इस रूप में लिखा। जहाँ A इज इक्वल टू A है 3, -2, 3, 2, 1, -1, 4, -3, 2, B, कैपिटल X इज इक्वल टू X, Y, Z एंड कैपिटल B इज इक्वल टू 8, 1, 4। इतना लिखने के बाद अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसकी आप ले लें। अब पहला काम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 3, -2, 3, 2, 1, -1, 4, -3, 2। अब इसका प्रसार करेंगे। तो R1 के परिचय हम कर रहे हैं, यानी एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू R1, यानी फर्स्ट रो के परिता। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 1 इंटू 2, या आप ऐसे कर सकते हो 3, 1, -1, फिर -3, 2, फिर उसके बाद माइनस निशान लगाएंगे, फिर -2, डिटर्मिनेंट ए लाइन नहीं लेंगे, 2, -1, 2, -1, 4, 2 एंड +3,
ए छोड़ देंगे 2 1 4 -3 2 1 4 -3 इसको सॉल्व कर लें। 3 इंटू 2 माइनस 3 करने में 3 2 -3 फिर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 2 दूनी 4 ये हो जाएगा -4 यानी +4 बन जाएगा एंड प्लस 3 2 3 6 -6 4 करने में 4 -4 दिस इज इक्वल टू 2 में 3 गए -1 तो 3 करने में 3 -3 4 4 8 दूनी 16 और 6 4 10 30 तो 16 30 3 33 -33 और +16 और 16 17 33 दिस इज इक्वल टू आ जाएगा -17। तो डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू क्या आ गई 17 विच इज नॉट इक्वल टू 0 जो कि 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं है यानी इसको 0 नहीं आना चाहिए तो 0 हमारा नहीं आया। 0 के अलावा कोई भी संख्या आ सकती है। इसका मतलब हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। इम्प्लाइज दैट ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी इसको कहेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इम्प्लाइज दैट तो इससे क्या होता है इसका मतलब यही हुआ कि ए इनवर्स ज्ञात किया सकता है। ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। आप चाहो तो ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो। जब डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो आप लिख सकते हो ए इनवर्स ज्ञात किया सकता है, या इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ए इनवर्स एग्जिस्ट ऐसे लिख सकते हो। अब जब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जब ए इनवर्स निकालेंगे और उसके बाद ए एक्स इक्वल टू बी से एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए इसको मिटा दे रहे हैं हम। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट के को फैक्टर निकालेंगे। थोड़ा सा आपको सावधानी यही बरतनी पड़ेगी, अक्सर गलती यही हो जाती है। तब लिखेंगे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स आप निकालेंगे। तो कोफैक्टर क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसे लिख लेंगे। यहीं पर गलती अक्सर होती है, कैलकुलेशन में प्लस माइनस का फर्क पड़ जाएगा। अब A11 आप देखिए, ये निशान जो होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये निशान A11 माने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, A12 माने फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, A13 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। ऐसे A21 का मतलब क्या हुआ, तो इस एलिमेंट का कोफैक्टर, ये कोफैक्टर है किसके, इसके A11 A12 A13
A21, A22, A23, A31, A32, A33। A11 के को फैक्टर कैपिटल A11, यानी यहाँ पर क्या हमारा 3 है, 3 का को फैक्टर निकालेंगे हम। तो 3 का को फैक्टर आप देखिए, 3 का को फैक्टर निशान रखिए, इस निशान के हिसाब से ये प्लस लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, फिर प्लस, फिर दूसरी लाइन में माइनस, प्लस माइनस, फिर तीसरी लाइन में प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये लिख लेंगे ताकि गलती ना होने पाए। अब A11 यानी 3 के को फैक्टर, तो 3 के को फैक्टर क्या होगा, इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, तो क्या बचा 1 - 1 - 3 2, 1 - 1 -3 2। अच्छा चलो ठीक है, -2 का क्या हो जाएगा, इसको ढक लो, इसको ढक लो, तो बचा 2 - 1 4 2, 2 - 1 4 2। चलिए A13 यानी 3 का ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, जो बचेगा 2 1 4 - 3, 2 1 4 - 3। अब A21 मैंने जहां उंगली रखे हैं इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, तो -2 3 - 3 2, -2 3 -3 2। A22 यानी 1, ये ढक देंगे, ये ढक देंगे, 3 3 4 2, 3 ये ढक देंगे, ये ढक देंगे, 3 3 4 2, 3 3 4 2। A23 यानी -1, ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, 3 - 2 4 - 3, 3 - 2 4 - 3। चलो अब आ जाएंगे थर्ड रो में, यानी 4 के को फैक्टर, तो ये लाइन छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, तो -2 3 1 - 1, -2 3 1 - 1, ये हो गया। फिर A32 यानी -3 का को फैक्टर, ये लाइन ढक देंगे, ये लाइन ढक देंगे, 3 3 2 - 1, 3 3 2 - 1। अब इस 2 के को फैक्टर, 3 - 2 2 1, 3 - 2 2 1। अब कैलकुलेशन कर लें, इसमें अगर जरा सी चूक कहीं हुई एलिमेंट लिखने में तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 × 2, तो 2 माइनस 3 × 1 -3, तो हो जाएगा प्लस, -3 × -1 +3 हो जाएगा, तो 2 - 3 ही रहेगा, इज इक्वल टू -1 आ गया। चलिए यहाँ माइनस निशान है, तो 2 × 2 4 हो गया, और -4 तो +4 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू हो गया -8। दिस इज इक्वल टू 2 3 6 -6 और -4, दिस इज इक्वल टू -10 हो गया। फिर देखिए माइनस निशान है, लिख लेंगे, 2 दूनी 4 -4, 3 3 9, तो प्लस 9 बन जाएगा, ये 9 में 4 के 5, दिस इज इक्वल टू -5 आ गया। 2 2 यहाँ देखिए प्लस है, तो 3 दूनी 6, -4 3 12, तो 6 में से 12 गए, इक्वल टू -6 आ गया। ठीक, माइनस निशान लिखेंगे, 3 3 9, -9, 4 दूनी 8, -8, तो +8 बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू +1 बन गया। A31 प्लस निशान है, तो 2 × 1 +2 हो गया, -3 इज इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, A32 माइनस निशान है, तो माइनस निशान, 3 करने में 3 -3 और 2 3 6 -6, तो -3 और 6 9 3 27, कितना हो गया, नहीं
ये हो गया 3 एक अन्य 3 -3 और -6, तो 9 3 27 हो जा रहा है। देखते हैं, इतना थोड़ा सा फर्क ज़्यादा आ रहा है। A32 चेक कर ले रहे हैं। A31 है, 32 है, तो इसको छोड़ देंगे, 3 3 2 -1, 3 3 2 -1। अच्छा, तो ये चीज़ हमने गलत लिख दिया है, 3 नहीं रहेगा। 3 एक अन्य 3 -3 और 2 3 6, तो -9 और माइनस प्लस 9 बन गया, हो गया +9 आ गया। ठीक है, तो 3 एक अन्य 3 -2 दूनी 4, तो +4 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 7 बन गया। तो इस तरीके से हमारे जो है मैट्रिक्स के एलिमेंट के कोफैक्टर हमने निकाल लिया। अब कोफैक्टर्स जो एलिमेंट बनेगी उसको हम बी मान लेंगे। अब लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर हम इसको मिटा दे रहे हैं। मिटा दे रहे हैं। अब लिखेंगे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट के कोफैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स माना। इसको मान लेंगे, हम मान लेते हैं बी। दिस इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3। ये तरीका है। हमने जो कोफैक्टर निकाले हैं, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बन रहे हैं उसको हमने बी मान लिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। A11 इज इक्वल टू आया -1, A12 -8, A13 -10, फिर A21 -5, A22 -6, A23 1 आया है, फिर A31 -1, A32 9 आया है, उसके बाद A33 7 आया है। हमने A11 ये सब की वैल्यू पुट कर दिया, तो -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 आता है। अब इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। अब लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ADJ, एडजॉइंट ऑफ B, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B, इसी को B डैश भी कहते हैं। चाहे B डैश सिर्फ लिख दीजिए आप, या वर्ड्स में लिखना तो ट्रांसपोज ऑफ B डैश लिखिए। B डैश का मतलब ही होता है ट्रांसपोज ऑफ B। अब ट्रांसपोज ऑफ B क्या होती है? B मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज आप निकाल रहे हो उसके रो कॉलम इंटरचेंज कर दो। यानी आप देखो, माइनस ए रो है, एक कॉलम बन जाएगा, तो -1 -8 -10, ये रो है तो ये दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, -5 -6 1, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन जाएगा, -1 9 7। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर? अब उसके बाद जो है, जब एडजॉइंट निकल गया तो इनवर्स मैट्रिक्स निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे? इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स यानी ए
ये फार्मूला आपको बस 2-3 याद रखना है। इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू कितना निकाले हुआ, -17 आया है, दिस इज इक्वल टू -1/17। अब एडजॉइंट ऑफ ए इसको लिख लो, -1 -5 -1 -5 -1, फिर -8 -6 9 -10 1 और 7। अंकों को उतारने में बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर एक गड़बड़ हुआ तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 आ गया। ये हमने एडजॉइंट ऑफ ए की जगह रख दिया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पर लिख दिया -1/17 के। चलिए इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब इसको गुणा करेंगे, तो अब दो मैट्रिक्स का गुणा करने का तरीका आपको मालूम ही होगा। अच्छा नहीं, अभी नहीं। अब जो है हम इसको भी मिटा दे रहे हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। हमने इनवर्स मैट्रिक्स निकाल लिया। जब इनवर्स मैट्रिक्स निकल गई तो अब ए एक्स इज इक्वल टू बी, शुरू में हमने बताया था ए एक्स इज इक्वल टू बी से इसको सॉल्व कर लेंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन यानी आव्यूह समीकरण ए एक्स इज इक्वल टू बी से क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और एक्स की वैल्यू हमने शुरू में माना था एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, और ए इनवर्स की वैल्यू हमने निकाला ही है, इसकी अब रख देंगे -1/17 और -1 -5 -1 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, ये हमने रख दिया। और बी क्या था, वो कांस्टेंट यानी 8 1 4 8 1 4। अब दोनों का आपस में गुणा कर लो, दिस इज इक्वल टू -1/17। तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम यानी -1 में 8 से तो -8, फिर प्लस -5 इंटू 1 यानी -5, -1 इंटू 4 -4। फिर दूसरे रो को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, -8 × 64 -64, -6 इंटू 1 -6 इंटू 1 -6, और 9 इंटू 4 4 यानी 36, फिर -10 80 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 +1, और 7 चौक 28 +28, दिस इज इक्वल टू -1/17। देखिए क्या आया, 8 5 13 4 17, सब माइनस है तो -17, और 64 6 70 -70, और +36 तो हो जाएगा -34, 28 1 29, और -80 तो कितना हो जाएगा 29 यानी 51, -51 बन जाएगा। अब देखिए सब माइनस हैं, एलिमेंट जो आए हैं, इधर भी माइनस है तो -1/70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 70 सब प्लस बन जाएगा, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1, 17 दूनी 34 2, और 17 तिया 51 3। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 2 3, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2, और जेड इज इक्वल टू 3। यही हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से आप सिस्टमेटिक ढंग से लगाएंगे, कोई इसमें बड़ा फार्मूला नहीं है, बस सावधानी आपको जो बरतनी है,
प्लस माइनस की गलती कहीं जल्दी ना होने पाए। इसलिए जब भी आप एक बार कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो, तो उसको दोबारा चेक कर लो, क्योंकि आप अगर दोबारा चेक नहीं करोगे और कहीं गलती हुई है तो लास्ट तक आपके सारे जो है कैलकुलेशन गलत हो जाएंगे। इसलिए एक बार, दो बार, तीन बार जब आप कुछ लिखो तो फ़ौरन उसको चेक कर लो, ताकि गलती आगे ना जाने पाए, वरना आपका टाइम ही बर्बाद हो जाएगा। 8 नंबर तो मिलेगा, मगर अगर चूक हुई तो 8 नंबर का डबल टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन का सलूशन करने का तरीका पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। और जो क्वेश्चन हमने 8-10 और लिखे थे, अलग अलग सालों में पूछे गए हैं, उनकी आप अच्छी से प्रैक्टिस कर डालिए। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतने अच्छे से सलूशन एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में कर पाओगे, कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे। तो इस तरह से 8 नंबर का क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लोगे।